lecture which is about foreign policy of Pakistan and its role. In this chapter, we would study about what is foreign policy, the guiding principles of Pakistan foreign policy, the objectives of Pakistan foreign policy, the challenges to Pakistan foreign policy, and the conclusion. Dear students, let's begin our chapter of foreign policy. First of all, the question is what is foreign policy? तो foreign policy जिस तरह नाम से जाहिर है कि foreign and policy, which means it's the policy that a state develops on the foreign level, on the abroad level, which means it's the policy that the state adopts towards other countries. क्योंकि ये foreign है तो इसमें बाकी countries के साथ ये policy deal करेगी. So it deals with relations between sovereign states. जिसका मतलब ये है कि जो sovereign states हैं उनके बीच के जो relations हैं, so this would be coming under foreign policy. What kind of objectives are being set in dealing with the foreign states or in dealing with the other states? According to Hartman, foreign policy is a systematic statement of deliberately selected national interests. तो हार्टमैन के मुताबिक ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, ऐसे गाइडलाइंस हैं जिनमें नेशनल इंटरेस्ट को बचाया जाता है, उनको सेलेक्ट किया जाता है. जिसका मतलब ये है कि when a state wants to protect its national interest, when a state wants to promote its national interest, so it make it through a systematic statement, it enlist all its national interest and then pursue these interests with other states. So this is the objective of foreign policy. According to Gibson, it's a well-rounded comprehensive plan based on knowledge and experience for conducting the business of government with the rest of the world. It is aimed at promoting and protecting the interest of the nations. तो गिब्सन भी तकरीबन वही बात कर रहा है कि ये एक ऐसा प्लान है, एक ऐसा आपका एक जो स्टेट है उसका एक मंसूबा है जिसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे उसको बनाया जाता है. तो ये जो प्लान है, ये जो मंसूबा है, तो ये गवर्नमेंट अपने तजुर्बात की रोशनी में बनाते हैं और इसमें अपनी ज़ाहिर बात है जो जितनी उनके पास मालूमात है, जितनी उनका हिस्टोरिकल बेसिस है, वो सारे स्टेट्स की हिस्ट्री को भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर वो प्लान बनाते हैं. तो ये जो प्लान है, दिस प्लान गाइड्स द गवर्नमेंट हाउ टू डील विद द अदर स्टेट्स. सो दिस इज अ कम्प्रीहेंसिव प्लान, एक जामे प्लान है जो कि एक गवर्नमेंट को गाइड करता है, उसकी रहनुमाई करता है कि वो कैसे बाकी स्टेट के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करेगा, किस तरह उनके साथ बिजनेस कंडक्ट करेगा. बिजनेस से मुराद यहाँ पे वो ट्रेड नहीं है, इसमें वो भी आ सकते हैं, बट बिजनेस से मुराद वो तमाम अमूर हैं जो कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कर सकती है. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आ सकते हैं. एंड रिमेंबर, ये जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे, जितनी भी ये अफेयर्स होंगे, उनका पर्पस क्या होगा? उनका पर्पस होगा द प्रोमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस, जिसको हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं. तो इन सारे एक्टिविटीज़ का जो कि एक स्टेट बाकी स्टेट के साथ कायम करेगी और उनके साथ वो चलाएगी, तो इसका मकसद अपनी कौमी मफाद का प्रोमोशन है और उनकी प्रोटेक्शन है. अकॉर्डिंग टू क्रैब, फॉरेन पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स: नेशनल ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड एंड मीन्स फॉर अचीविंग दैम. तो क्रैब तकरीबन उसी लाइन पे फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन कर रहा है. यहाँ पे वो ज़रा सा उसको हासिल करने का एक तरीका भी बता रहा है कि फॉरेन पॉलिसी में दो एलिमेंट्स हैं, इसमें दो आंसर हैं. पहला आंसर क्या है कि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो उस कौम के मकासद हैं, जो उस कौम के मफाद हैं, मतलब है कि जो वो कौम चाहती है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है. सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशन, or we can say the national interest of the nation, because a nation wants that interest, they are the objectives, and for the seeking of those objectives the nation strives and the nation struggle. तो पहले वो जो कौम के मकासद हैं, जो उनके नेशनल इंटरेस्ट हैं, पहले इसमें
ये आएंगे, ये इसका आंसर है। उसके बाद हाउ टू अचीव दैम, व्हाट आर द मीन्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। ये जो कौमी मफाद हैं, ये जो कौमी मकासद हैं, ये जो गोल्स हैं, इनको कैसे हासिल किया जा सकता है। तो वो जो हासिल करने का एक तरीका है तो वो भी फॉरेन पॉलिसी में आएगा। सो फॉरेन पॉलिसी indicates the principles and preferences on which a country wants to establish relations with another country for promoting national interest। तो इसमें वो तमाम असूल, वो तमाम तरजीहात शामिल है जो कि एक स्टेट चाहती है और वो उसको हासिल करने की कोशिश करती है। तो वो जो तमाम असूल हैं, वो जो तमाम तरजीहात हैं जो कि एक स्टेट कोशिश करेगी, सो दीज आर struggled by the state with the other states and try to achieve those objectives, try to achieve those national interests. So we are seeing that, we are observing that the foreign policy is aimed at the national interest. ये कौमी मफाद को हासिल करने का एक जरिया है, एक तरीका है। फॉरेन पॉलिसी के बारे में मजीद जानते हैं। फॉरेन पॉलिसी इज द सिस्टमैटिक प्लान, इंटेंशन, aspiration and ideals of any country on how to deal with its neighbors and the world entirely. So we can see again it's on the same line, it's a systematic plan। एक प्लान है जिसको सिस्टमेटिकली बनाया जाता है, जिसको हैपहैज़र्डली नहीं बनाया जाता, उसको काफ़ी सोच और समझ के बाद, काफ़ी गौर व होश के बाद उसको बनाया जाता है, जिसमें इंटेंशन शामिल है, वो स्टेट क्या चाहता है, उसकी क्या एस्पिरेशंस हैं। ऑल दीज एस्पिरेशंस, ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स, ऑल दीज आइडियल्स ऑफ द स्टेट, दे आर सेट इन दैट प्लान, they are mentioned in that plan, and this plan tells the government, it guides the government how to achieve that, how to achieve those objectives by dealing with the neighbors and the outer side world and the whole world। तो ये बाकायदा गवर्नमेंट की हेल्प करता है। अगर फॉरेन पॉलिसी किसी स्टेट की नहीं है, so the government will not know how to move, how to adopt its relation with other states, how to move about and what are the national interests। But foreign policy set the objectives, it gives the direction to the government, it guides them कि ये आपके कौमी मफाद हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हासिल करना है। अगर आपने इनको हासिल करना है बैन अल-अक़वामी सतह पे, तो हाउ वुड यू कंडक्ट रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। वो कौन से स्टेट्स हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी आपकी फॉरेन पॉलिसी के साथ यूनिफॉर्मिटी है, दोनों में कुछ आइडेंटिकल इंटरेस्ट हैं, कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों मिलते जुलते हैं, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं एंड दे कैन अचीव देयर कॉमन टारगेट्स। इफ द अदर स्टेट हैव अ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, जो आपके इंटरेस्ट के मफाद के खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे अपनी फॉरेन पॉलिसी को मॉडिफाई किया जाता है ताकि कहीं पे कन्फ्लिक्ट ना आए, कहीं पे टेंशन ना आए, otherwise it may result in war। So this foreign policy are a guideline to the government how to achieve their national interest from the outer side world। It tells us about a country, its political objectives, its economic preferences and its goals in the international affairs। तो किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको देख के, उसको स्टडी करके we get the help, we get to know what are the objectives of that country, what are the economic preferences, वो कैसे ट्रेड चाहता है, वो कैसे इकोनॉमिक रिलेशन चाहता है, उनके गोल्स क्या हैं, उनके मकासद क्या हैं, उनका हसूल क्या है, क्या उनकी नीयत बुरी तो नहीं है, क्या वो एक्सपेंशन पॉलिसी तो नहीं रखते, क्या वो फ्रेंडली पॉलिसी रखते हैं। सो बाय लुकिंग एट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री we can get so many help about that country, and it is easier for a country than to establish relations with that state। So foreign policy is concerned with the behavior of a state with other state, and it is aimed at protecting and promoting national interest। So again, the main objective for the promotion and protection of national interest, and foreign policy also modify, also deals with the behavior of the state। क्योंकि जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी
उसी के मुताबिक एक स्टेट बिहेव करेगी, उसका जो रवैया होगा, उसके जो ताल्लुकात होंगे वो उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। सो फॉरेन पॉलिसी also molds the behavior, it modifies the behavior, it deals with the behavior of the state, how it deals with other states in protecting and promoting its national interest. About our foreign policy, our founding father Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah has given us the guideline कि हमारी foreign policy कैसे हो. So let us see how Jinnahs visualize the foreign policy for Pakistan. Quaid-e-Azam on foreign policy in 1948 said, "Our foreign policy is one of the friendliness and goodwill towards all the nations of the world. We do not cherish aggressive designs against any country or nation. We believe in the policy of honesty and fair play in national and international dealing and are prepared to make our utmost contribution to the promotion of peace and prosperity among the nations of the world. Pakistan will never be found lacking in extending its material and moral support to the oppressed and suppressed people of the world, and in upholding the principles of the United Nations Charter." तो ये जो एक पैराग्राफ है, ये इतना कम्प्रीहेंसिव है, ये इतना जामे है कि ये पाकिस्तान को पूरी गाइडलाइन दे रहा है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, व्हाट आर द गाइडिंग स्टोन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी. पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे सेट करनी है, उनके तरजीहात क्या हैं, उनके मकासद क्या हैं, उनके मफादात क्या हैं. तो ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, मैंने बाकायदा इनको बोल्ड कर दिया है, एंड दे आर अंडरलाइंड which are the main guiding principles of Pakistan foreign policy. You can see friendliness and goodwill, which means our foreign policy will try to gain friends. It will try to make friends with the other states. We will not be aggressive against other. जिस तरह वहाँ पे लिखा है aggressive designs, हमारी नीयत बुरी नहीं है, हमारी नीयत expansion की नहीं है. We will try to have good relations with all these states, and the foreign policy of Pakistan will be dealing on honesty and fair play. काफ़ी clear foreign policy होनी चाहिए, उसमें कोई ambiguity ना हो, कोई शक्कु को शुबहात ना हो, कोई उसमें दुगलापन ना हो, बिल्कुल clear हो ताकि बाकी जो states हैं उनको understand करने में मदद मिले, and they can establish good relations with Pakistan. Similarly, Pakistan would be adopting a foreign policy which would be aimed at peace, which would be aimed at prosperity. तो पाकिस्तान अमन चाहेगा. Again, it will not violate the international peace. It will try to live with peace with its neighbors and the other countries of the world. इसी तरह पाकिस्तान would support the oppressed people. वो लोग, वो कौमें जिनके हकूक उनको नहीं मिल रहे हैं और वो अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, वो सप्रेस्ड हैं, वो दबाए गए हैं, वो गुलामी के दौर में रह रहे हैं. सो पाकिस्तान वुड बी एक्सटेंडिंग इट्स मटीरियल एंड मोरल सपोर्ट. पाकिस्तान उनकी अखलाकी मदद भी करेगा और उनकी मटीरियल मदद भी करेगा, उनकी मादी मदद भी करेगा. एंड पाकिस्तान वुड ऑल्सो फॉलो द यूनाइटेड नेशन चार्टर. Pakistan would obey and follow the United Nations Charter. So you can see that this statement of Jinnah is such a comprehensive plan. It has become a guiding stone for our foreign policy. So dear students, based on this, let us study the guiding principles of Pakistan foreign policy in detail. आखिर वो कौन से guiding principles हैं, वो कौन से असूल हैं, वो कौन से रहनुमा असूल हैं जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को गाइड करते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे हो. सो द फर्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड सॉवरेंटी. रिमेंबर, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इमेज में कि सबसे पहले पाकिस्तान, विच मीन्स कि जो हमारे कौमी मफाद हैं वो हमारे अपने मफाद, जो हमारे ज़ाती मफाद हैं उनसे बालातर हो. हमारा कौमी मफाद पहले है, हमारा मुल्क पहले है, और उसके बाद जो हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हमारे जो अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं,
ज़ाती मफाद हैं उसको हमने आखिर में रखना है और पाकिस्तान को पहले रखना है. So the first is the protection of freedom and sovereignty. We have to ensure that we live peacefully, that we live in freedom. Our independence is maintained. Our sovereignty is maintained. हमारी जो आज़ादी है हमने उसको बचाना है. हमने उसके लिए हर हाल में जो हमसे हो सके हमने वो कुर्बानी देनी है. दुश्मन को मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना चाहिए. We are always there to support our country because Pakistan was got because of the sacrifices of millions of Muslims. इसकी आज़ादी ऐसे हमें प्लेट में नहीं मिली. ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है. इसके लिए लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं. तो उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो रायगा नहीं जाएगी. Now because Pakistan is obtained, Pakistan is got on such a heavy sacrifices. तो अब हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है, अपने दिल से, अपने जानो तन से इसकी हिफाजत करनी है क्योंकि now we have to preserve our independence. अब हमने गुलामी की तरफ नहीं जाना. So now the need is for preservation of its independence and territorial integrity. और हमने इसकी सरहदों की हिफाजत भी करनी है. Every effort will be made to preserve freedom. तो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी वो भी ऐसी ही होगी. वो हमेशा इसी को गाइड करेगी. उसका पहला मकसद यह है कि पाकिस्तान आज़ाद रहे. पाकिस्तान को कोई मैली आंख से ना देखे. पाकिस्तान की तरफ अगर कोई भी मैली आंख से देखेगा तो हमारी फॉरेन पॉलिसी उसके खिलाफ होगी. हमारी फॉरेन पॉलिसी अपने स्टेट को बचाने के लिए होगी. सो एवरी एफर्ट विल बी मेड बाय द फॉरेन पॉलिसी to preserve our freedom. So we will, when we are dealing with our nation, we would try to make our independence and make our freedom the first initiative, the first demand. And similarly, Pakistan foreign policy would be such that we want independence in internal affairs and self-rule and no dictation from outside. अब हमारा मुल्क है, हम आज़ाद हैं, हमें अपने अंदरूनी मामलात में पूरी आज़ादी होनी चाहिए. तो जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो भी इसी के ऊपर फोकस करेगी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो इदारे हैं वो बाहर के जितने भी प्रेशर हैं उनसे आज़ाद हों. उनको बाहर से कोई डिक्टेशन ना मिले, उनको बाहर से कोई ऑर्डर ना करे, बल्कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो हमारी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान एक जमहूरियत पसंद मुल्क है, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी सो इट विल बी फुली इंडिपेंडेंट इन इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड इट विल बी सेल्फ रूलिंग. ये खुद रूल करेगी और बाहर से इसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा. दिस वुड बी द मेन गाइडिंग स्टोन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी. एंड पाकिस्तान वुड आल्सो सपोर्ट डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल. इसमें जितने भी लोग हैं उन सारों की जो बहबूद और उनकी वेलफेयर है उसके लिए काम करना होगा. एंड टू सपोर्ट डेमोक्रेसी बिकॉज पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान इज अ फ्री कंट्री. सो दिस वुड ऑल बी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, टू मेक आवर फ्रीडम and to make our sovereignty prevail and to protect and not to violate any threat to its integral and territorial integrity. The second principle of Pakistan foreign policy is cordial relation with Muslim countries. So Pakistan is an ideological state and Pakistan was obtained on the name of Islam. तो पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है और ये जो नज़रियाती रियासत है इसको इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया. आपको अभी भी याद होगा कि जिस तरह पाकिस्तान की तहरीकें चली हैं तो यही नारा हमेशा लग रहा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, which means Pakistan was based on the foundation of Islam. So if Pakistan was obtained on the name of Islam, this means Pakistan would also try to establish good relations with other countries which are Islamic, जहाँ पे मुसलमान हैं. तो friendly relations with Muslim countries, especially Arab countries, क्योंकि मुसलमानों का कंसेप्ट है कि इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं.
तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मुसलमान हैं, तो पाकिस्तान हमेशा कोशिश करेगा कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल करें, उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन हो, कॉर्डियल रिलेशंस हो, गर्म जोशी वाले रिलेशंस हो. एंड पाकिस्तान always help these Muslim countries because the whole Muslim body, the whole Muslim community is one ummah, and therefore they have the same aspirations and they have the same targets. So Pakistan showed concern against Israel, India and USSR aggression against Palestine, Kashmir and Afghanistan respectively. तो जहाँ जहाँ पे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचती है तो पाकिस्तान को भी तकलीफ़ पहुँचती है, और पाकिस्तान उनकी सपोर्ट के लिए अपनी आवाज़ उठाता है, उनको उनकी मदद करता है और अपना कंसर्न शो करता है जहाँ जहाँ पे मुसलमानों को तकलीफ़ें मिलती हैं. जिस तरह इसराइल है, तो इसराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जब मुज़ालिम डालता है तो पाकिस्तान शोड इट्स कंसर्न. पाकिस्तान डज़ नॉट लाइक अग्रेशन अगेंस्ट द मुस्लिम्स. तो जिस तरह फ़लस्तीनियों को मारा जाता है, जिस तरह उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहा है, सो पाकिस्तान ऑलवेज प्रोवाइड मोरल सपोर्ट टू पैलेस्टीनियन पीपल. इसी तरह इंडियंस आर वायलेटिंग द राइट्स ऑफ कश्मीरी पीपल एंड दे आर डिनाइंग देम देयर बर्थ राइट विच इज़ प्लेबिसाइट, जो उनको एक राय आमा की आज़ादी देनी है ताकि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकें. So India is not giving that right to the Kashmiris, and it is torturing Kashmiris, it is killing Kashmiris, जो कि सही नहीं है. Pakistan always show concern against these Muslim atrocities. जो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता है, पाकिस्तान इस पे भी काफ़ी तशवीश रखता है. और इसी तरह जब रशिया ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, so Pakistan again was very concerned and Pakistan extended its fully support to Afghani people and help them in Afghan jihad. तो ये यहाँ से नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जहाँ पे भी मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचती है वहाँ पे मदद करता है. इसी तरह जब बोस्निया हर्ज़ेगोविना और कोसोवो में मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ की गई तो पाकिस्तान अगेन वॉज वेरी कंसर्न. पाकिस्तान गिव ऑल इट्स सपोर्ट टू द बोस्नियन मुस्लिम्स. इवन पाकिस्तान गिव रेफ्यूजीज and give protection to the refugees from Afghanistan as well as Bosnia, और उनकी काफ़ी उसने हेल्प की है. Pakistan would struggling for safeguarding the right of Muslims and finding solution to their problems. So Pakistan would be supporting these Muslims, और जहाँ जहाँ पे उनको उनकी जो आज़ादी है और जो उनके राइट्स हैं उनको नहीं दिए जाते, so Pakistan would fight for it. It would struggle for safeguarding the rights of these Muslims and finding solution to their problems. जो भी उनके मसाइल हैं उनके हल में पाकिस्तान मदद करेगा. और इसलिए पाकिस्तान is also an active member of the OIC and cooperate with all Muslim countries. What is OIC? अब आप बखूबी जानते होंगे कि OIC का मतलब Organization of Islamic Countries है, which is an organization containing all the Muslim countries, and it works for the welfare and the common interest of the Muslims, and also to promote relations between them, economic relations between them, and to promote research in the Muslim countries. So Pakistan is also a very active member. ये काफ़ी पुरजोश member है, काफ़ी active है. It works for the promotion of OIC and therefore established good relation with all Muslim countries and extended its support to the Muslim countries. यहाँ पे इस इमेज में आपको मुस्लिम वर्ल्ड नज़र आ रहा है जो कि ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. So you can see that Pakistan is lying in the chain of the Muslim countries. कि एक मुस्लिम कंट्रीज का चेन है जो कि एक्सटेंड हो रहा है from Africa to Asia, and then there are also some islands, and Pakistan is establishing good relations with all these Muslim countries. The next guiding principle of Pakistan is non-interference in internal affair of other countries. जो बाकी ममालिक हैं उनकी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना. अब ज़ाहिरी बात है जो भी एक आज़ाद रियासत है वो अपने अंदरूनी मामलात में ख़ुद भी मुदाखलत नहीं चाहती और इसी तरह वो दूसरे के मामलात में भी मुदाखलत नहीं करती.
इसकी मिसाल बिल्कुल हमारे घर जैसी है। जिस तरह हमारा घर है तो हम अपने घर में अपने मर्जी के फैसले करते हैं, अपने फैसले फैमिली खुद करती है, और अगर कोई बाहर से कोई नेबर उनके मामलात में मुदाखलत करे तो वो फैमिली उसको सही तरीके से या प्लेजेंट तरीके से नहीं लेगी। इट विल रेजिस्ट, इट विल ट्राई टू अपोज दैट काइंड ऑफ इंटरवेंशन। तो सिमिलरली एक जो स्टेट है, it will also try to have its own problems solved by it. It tries to deal with its internal problems and internal affairs by itself and will not like interference from its neighbors or other countries. And Pakistan respect the sovereignty of other states and their right to self-rule. पाकिस्तान बाकी स्टेट्स की जो आज़ादी है उनकी इज्जत करता है और उनकी जो मामलात में उनमें दखलंदाजी नहीं करता, उनके सॉवरेंटी को, उनके इक़्तिदार आला को तस्लीम करता है। एंड दे राइट बिकॉज एवरी इंडिपेंडेंट स्टेट हैज़ द राइट टू सेल्फ रूल। उसको पूरा हक हासिल है कि अपने तरीके से ही अपने अमूर को चलाए। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका ये भी एक महवर है, ये भी एक गाइडिंग स्टोन है कि उन्होंने दूसरी की जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें मुदाखलत नहीं करनी है। वो उस स्टेट का अपना काम है, अपने इंटरनल अफेयर्स को एक स्टेट ने खुद संभालना है। द नेक्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन चार्टर, जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है 1945 का, और उसके बाद जो उनकी रेजोल्यूशंस हैं, तो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रेजोल्यूशंस है और जो भी चार्टर है उस पर अमल करेगा और उसकी पूरी यकीन दहानी कराएगा, उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। एंड दिस वाज आल्सो अश्योर्ड बाय आवर फाउंडिंग फादर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि पाकिस्तान जो यूएन चार्टर है उसके मुताबिक काम करेगा एंड इट विल फॉलो द यूएन चार्टर। सो पाकिस्तान इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ यूएन सिंस इट्स बर्थ। जब से पाकिस्तान बना, so Pakistan acquired the membership of United Nations and it is an active member of UN. It promotes, it gives all its help to the United Nations different types of activities. It is fully committed to UN Charter and extended its full support as Jinnah's made the commitment. तो पाकिस्तान जितने भी यूएन के रिजोल्यूशंस हैं या यूएन का चार्टर है उसको सपोर्ट करता है, उसको तावन देता है और अपनी फुल जो भी वो कर सकता है वो यूएन को दे रहा है। It always followed UN resolution and helped UN in all its efforts, peace missions and social work. So Pakistan is helping the United Nations. जो भी उसकी resolutions हैं उस पर अमल करता है और उसको फॉलो करता है। इसी तरह जो भी यूएन के मिशंस हैं, स्पेशली पीस मिशंस हैं या उनके जो समाजी काम हैं, उनकी जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उनकी जो मुख्तलिफ कोशिशें हैं, तो पाकिस्तान उसमें भी मदद करता है यूएन की और अपनी फुली सपोर्ट, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो मोरल हो। सो पाकिस्तान एक्सटेंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्ट टू यूएन चार्टर बिकॉज यूएन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन which is working for the international peace. The next guiding principle of Pakistan is promotion of world peace, which means Pakistan would try to promote world peace and would do every effort to stop wars. So Pakistan is a peace-loving country. It has no aggressive design against any country and therefore it does not like war एंड अग्रेशन। तो पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान खुद काफ़ी आज़ादियों के बाद बना है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि मुल्कों के बीच में जंगें हों। जहाँ पे भी जंग होती है पाकिस्तान हमेशा अपना बयान देता है, अपने पूरी सपोर्ट देता है कि वो जंग को ख़त्म करें। एंड द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व थ्रू नेगोशिएशंस, द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व थ्रू डिप्लोमेसी। सो पाकिस्तान as a peace-loving country has no aggressive design against any country. पाकिस्तान की किसी स्टेट के खिलाफ कोई भी बुरी नीयत नहीं है, ना किसके खिलाफ जारहियत रखता है। पाकिस्तान चाहता है कि पूरे जितने भी कंट्रीज़ हैं और जो स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके साथ
पुरअमन तरीके से रहे, because neighbors cannot be changed and therefore the neighbors should be living happily with each other. Pakistan does not like war and aggression. पाकिस्तान को जंग पसंद नहीं है, पाकिस्तान जारहियत पसंद मुल्क नहीं है. It stresses peaceful means for resolving conflicts than coercive measures. तो जिस तरह जिक्र हुआ कि पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स को पसंद नहीं करता और वो चाहता है कि अगर फर्ज करें दो ममालिक के बीच में कशीदा ताल्लुकात हैं, so those matters should be resolved not through coercive measure, not through force, rather they should be resolved through negotiations, through talks, through diplomacy, because that is the best way. And in this direction, Pakistan always helped United Nations. It is helping UN since 1960s by sending its armed forces to different warring countries for making peace. तो पाकिस्तान जब भी यूएन को फौज दरकार होती है अमन लाने के लिए, किसी जगह में अमन को बरकरार रखने के लिए, तो पाकिस्तान भी वहाँ पे अपनी फौजें भेज देता है. जिस तरह यूएन के डिफरेंट पीस कीपिंग मिशंस हैं, ऐसे रीजन्स जहाँ पे जंगें हो रही हों, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का ख़तरा हो, तो वहाँ पे यूएन अपनी मेंबर्स कंट्री से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी फौजें वहाँ पे भेज दे ताकि वो यूएन के एक मैंडेट के तहत वहाँ पे रुक सके और वहाँ पे काम कर सके एंड प्रोमोट पीस एंड सिक्योरिटी इन दैट रीजन. तो उसमें जब जब भी यूएन को ज़रूरत पड़ी है, सो पाकिस्तान ऑलवेज हेल्प यूनाइटेड नेशंस इन इट्स पीस कीपिंग मिशंस एंड इट्स पीस कीपिंग फोर्स. तो पाकिस्तान हमेशा अपनी फ़ौज वहाँ पे भिजवा देता है और बाकायदा वहाँ पे यूएन की हेल्प करता है. किन कामों में की हेल्प करता है? फॉर मेकिंग पीस, ताकि वहाँ पे अमन कायम हो. फॉर प्रिवेंटिंग ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, अगर वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हों, लोगों को मारा जा रहा हो, लोगों को कत्ल किया जा रहा हो, जिनोसाइड हो रहा हो, जिस तरह बोस्निया में हो रहा था, जिस तरह कोसोवो में हो रहा था, तो वहाँ पे that peacekeeping force try to prevent human rights violation and therefore protect civilian lives. उनकी हिफाजत करता है, उनकी जानों की हिफाजत करता है. and also to provide health care facilities. अब जाहिर बात है चूँकि कशीदगी है तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं होंगे, तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अमन के साथ साथ वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे पाकिस्तान अपने डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स भेज देता है, अपने जो फौजी जवान हैं उनको भेज देता है. सो दे प्रोवाइड असिस्टेंस इन providing healthcare facilities to those people and medical facilities and give them different types of medicines and health facilities. It also helped in those states for building roads and infrastructure. अब जंग की वजह से अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका हो तो पाकिस्तान की जो फौज है it also help United Nations in making the infrastructure, in making roads, in making the buildings, in making different types of infrastructure so that life is again restored in that particular area. Similarly, conducting fair and free election. अब ऐसी जगह पे जहाँ पे कशीदगी है, जहाँ पे जंगी हालात हैं, तो वहाँ पे भी अगर इलेक्शन कराना हो, क्योंकि डिफरेंट पार्टीज हैं जिनकी आपस में नहीं लगती है, तो इलेक्शन ख़राब हो सकते हैं. So in this kind of situation, Pakistan Army also helps UN in conducting fair and free election, ताकि वहाँ पे elections बगैर किसी खौफ के हों और जो वहाँ के लोगों की मर्जी है उसी के मुताबिक वहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टॉल हो सके. और इसी तरह पाकिस्तान also provide its logistic support. Pakistan also provide its own support, its material support to UN for all these kind of efforts and peacekeeping missions. यहाँ पे ये बात बहुत ही हौसला अफजा है, बहुत ही इंकरेजिंग है कि पाकिस्तान हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन मोर देन 41 UN मिशंस. तो ऑलमोस्ट 41 UN मिशंस में पाकिस्तान ने बाकायदा अपनी हेल्प की है, पाकिस्तानी जवान, पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी हेल्प की है. एंड दिस मिशंस वर स्प्रेड ओवर 23 कंट्रीज. ऑलमोस्ट 23 ममालिक में जहाँ पे UN की ये एफर्ट्स रहे हैं,
यूएन की जो पीस कीपिंग मिशन रहा है, तो पाकिस्तान ने इन 23 ममालिक में अपनी हेल्प प्रोवाइड की है. दिस कैन बी सीन एज अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान फॉर यूएन मैंडेट एंड फॉर यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स. इनमें जो कुछ ममालिक हैं जहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजें भेजी हैं और वहाँ पे यूएन के साथ शाना बशाना मदद की है और वहाँ पे अमन को रिस्टोर किया है, वहाँ पे लोगों की जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की है, उनकी प्रिवेंशन की है, एंड दिस काइंड ऑफ फ्री एटमोसफेयर. सो द कंट्रीज आर कॉन्गो, बोस्निया, कंबोडिया, ईस्ट टिमोर, हेटी, Liberia, Ivory Coast, Sudan, Kosovo. So these are some of the countries where Pakistan was actively involved with the UN in restoring peace in those regions. The next guiding principle of Pakistan is non-alignment. आपको ये वर्ड पहले भी आपने सुन चुके हैं जिसमें नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात हुई थी. तो अब आपको समझ आ रही होगी कि पाकिस्तान नॉन अलाइंड की वजह से या नॉन अलाइनमेंट की वजह से कैसे बिहेवियर कर रहा होगा. सो इफ यू रिकॉल व्हाट वाज नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM, जो कि किस ज़माने में वजूद में आया? इट वाज ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट? इट showed its neutrality towards both the camps, towards Soviet Union and America, कि हमने दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने हैं. And the countries in NAM were all neutral. They will not have any favor towards any country. They were completely neutral and would establish good relations with both the states, with both the superpowers. तो पाकिस्तान नॉन अलाइंड या नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पे जोर देता है. एंड नाउ इट वांट्स टू हैव एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी विदाउट एनी टिल्ट टूवर्ड्स एनी पावर. पाकिस्तान शुरू में व्हेन पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस, तो उस वक्त एक प्रॉब्लम रही थी क्योंकि द वर्ल्ड वॉज नॉट वेरी सिक्योर. पाकिस्तान वॉज अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री. देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट थ्रेट फ्रॉम कम्युनिस्ट एक्सपेंशन. इसी के साथ एक बिलिग्रेंट नेबर भी था इंडिया, जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना था. तो और पाकिस्तान के पास इतनी रिसोर्सेज भी नहीं थे. इसीलिए शुरू में पाकिस्तान showed a tilt towards US after independence because of security reasons, and therefore it joined SEATO and SANTO. These were the organizations that were aimed at, can you recall, for containing communism, for preventing the spread of communism. तो पाकिस्तान इसका एक्टिव मेंबर बन गया और जिसकी वजह से उसका टिल्ट किस तरफ हुआ? टुवर्ड्स अमेरिका. बट देन पाकिस्तान रियलाइज्ड कि ये जो पॉलिसी है, ये जो फॉरेन पॉलिसी वो अडॉप्ट कर रहा है, इसका फ़ायदा नहीं है, इसके तो नुकसानात हो रहे हैं. एंड बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन even did not help Pakistan when Pakistan was in dire need of help, when Pakistan was in dire need of assistance during war with India. तो आखिर में पाकिस्तान ने रियलाइज किया कि it was useless to be a member of these organizations. इसलिए पाकिस्तान ने सीटो और सैंटो दोनों को क्विट किया, दोनों की मेंबरशिप से दस्तबरदार हुआ. सीटो पाकिस्तान ने छोड़ा 1972 में, and SANTO was quit in 1979. And after quitting SANTO in 1979, Pakistan joined non-aligned movement. So this was the same year. In 1979, Pakistan non-aligned movement का मेंबर बना और अब उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक नई रूप दी, उसको एक नया रुख दिया, और वो रुख ये था कि now it will try to establish relations with both the countries. It will be neutral towards both the countries, neither communism nor capitalism. It will try to be friend with both of them. So this was how Pakistan changed its policy and become a guiding policy in its foreign policy, that now it will be showing non-alignment and neutrality towards both the camps. The next guiding principle of Pakistan foreign policy is
सपोर्ट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक, जिसका मतलब ये है कि when a group of people, when a nation wants to determine their future by themselves, जब वो अपनी मर्जी की हुकूमत चाहते हैं तो उनको वो आज़ादी दी जाए जिसके मुताबिक वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी गवर्नमेंट को चुन सकें, सेलेक्ट कर सकें। सो पाकिस्तान guiding principle is that it will support people who are struggling for self determination. पाकिस्तान अपनी पूरी सपोर्ट उन कंट्रीज को देगा, उन नेशंस को देगा, उन ग्रुप ऑफ पीपल को देगा जो कि अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट बीइंग गिवन द राइट टू सेल्फ गवर्न। सो पाकिस्तान itself was a British colony and got freedom in 1947. पाकिस्तान खुद भी एक गुलाम रियासत, एक गुलाम कौम के तौर पे रह चुका है when it was a colony of the British, and then it got independence in 1947 जब इनको फाइनली आज़ादी मिली। तो जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो पाकिस्तान एक गुलामी का दौर तो देख चुका है, इसीलिए यहाँ जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी पॉलिसी है, तो वो यहीं पे होगी कि जिस तरह पाकिस्तान अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और आखिर में एक आज़ाद मुल्क बन गया, तो इसी तरह जो बाकी ममालिक हैं जहाँ पे अभी कौमें आज़ाद नहीं हैं और ग़ुलाम हैं, एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर राइट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर राइट ऑफ सेल्फ रूल, तो पाकिस्तान उनकी सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान विल प्रोवाइड सपोर्ट टू दोज पीपल, एंड जिन्ना आल्सो सपोर्टेड द सेम प्रिंसिपल कि पाकिस्तान with the supporting those nations and those people who are struggling for their independence, who are struggling for their freedom, ताकि वो भी आज़ाद रह सकें, ताकि वो भी आज़ाद बन जाएं और अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी गवर्नमेंट को चलाएं, क्योंकि ग़ुलामी का दौर काबिल कबूल नहीं है। So Pakistan supports all those nations who are struggling for their right of self-rule and independence, और इसीलिए पाकिस्तान always raised the issue of Kashmir and people suffering and support their right for self-determination. तो जिस तरह कश्मीर में मुसलमानों को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, वो इंडिया से मुसलसल डिमांड कर रहे हैं कि उनको उनका जो हक के राय आज़ादी है वो दे दिया जाए, but Indian government is not giving that right to the Kashmiri people. So Pakistan is always supporting the Kashmiri people. It is giving them the moral support and diplomatic support, ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनकी नुमाइंदगी हो सके, और इंटरनेशनल फोरम में बहुत से इंटरनेशनल सेमिनार्स में तो पाकिस्तान रेज द इशू ऑफ कश्मीर एंड make its concern to the world that still the Kashmiri people are fighting for their right of self-determination, and it is still the UN unfinished agenda. So Pakistan wants that right of Kashmiri people to be given to them. इसी तरह Pakistan also support the right of Palestinian people and their cause. So Palestinian people are also fighting for their right of self-determination. They're fighting for their homeland. They're fighting for their independence. But Israel is continuously negating them and is violating their human rights. तो पाकिस्तान वहाँ पे भी उनकी जो इशू है, जो फ़लस्तीनियों का प्रॉब्लम है, उनको एड्रेस करता है, उनको सपोर्ट करता है. And Pakistan wants that all those nations which are struggling against the other colonial era, other states for their independence, Pakistan fully support their cause. The next guiding principle is nuclear non-proliferation and disarmament. Pakistan is a peace-loving country. जिस तरह पहले भी बताया जा चुका है कि पाकिस्तान किसी के खिलाफ एग्रेसिव डिज़ाइन नहीं रखता, जारहियत नहीं रखता. इसी तरह पाकिस्तान को असलहे से कोई मोहब्बत नहीं है. पाकिस्तान को असलहा की जो रेस है उसमें नहीं जाना, उसमें नहीं लगना. लेकिन क्या करें, वहाँ पे एक ऐसा नीबर मौजूद है जो कि पाकिस्तान को मजबूर करता है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के लिए वेपन्स हासिल करे, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वेरी वोलेटाइल रीजन. एक तरफ रशिया कम्युनिस्ट कंट्री था
जहाँ से ख़तरा था, दूसरी तरफ इंडिया के बुरे अज़ाइम हैं. Therefore, Pakistan was forced to seek weapons, and Pakistan was forced to acquire nuclear weapons. हालांकि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन से कोई मोहब्बत नहीं है. पाकिस्तान का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं, उसको रोका जाए. And these nuclear bombs should not be used. They should be prevented. Their growth shall be stopped. So Pakistan always supported this cause. The foreign policy of Pakistan was also against the expansion of nuclear technology. But somehow Pakistan got this nuclear technology because of the belligerent attitude of India. लेकिन पाकिस्तान अभी भी यही कहता है, अभी भी उसका यही स्टैंड है कि ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है इसका फैलाव नहीं हो. जो बाकी स्टेट्स हैं वो इस एनर्जी को, इस टेक्नोलॉजी को और जो हथियार हैं उसको हासिल ना करे, बल्कि इसका पीसफुल जो यूज़ है उसको इनकरेज किया जाए. पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो बाहर के ममालिक तक ना जाए. सो पाकिस्तान इज़ अगेंस्ट द एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. Pakistan maintains a strict command and control so that nuclear technology and expertise is not transferred to other nuclear states. कि पाकिस्तान के पास जो इल्म है, जो उसके पास टेक्निकल नॉलेज है, तो वो पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क के लोगों तक ना जाए, ताकि वो जो लोग हैं, वो स्टेट, वो उस टेक्नोलॉजी को एक्वायर ना कर सके, ताकि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ चंद ममालिक तक रहे, और वो भी सिर्फ सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से. एंड बाकी जो ममालिक हैं, सो दे शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्वायरिंग दिस टेक्नोलॉजी. द लास्ट guiding principle of Pakistan foreign policy is the member of international organization. Pakistan wants to live in peace, and Pakistan wants to establish friendly relations with other states. तो पाकिस्तान अगर फ्रेंडली रिलेशन चाहता है, इसीलिए पाकिस्तान हैज़ एक्वायर्ड द मेंबरशिप ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड आल्सो पाकिस्तान इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस. तो जो पाकिस्तान है, फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, फॉर प्रमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन, फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पाकिस्तान हैज़ एक्वायर्ड द मेंबरशिप ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. And Pakistan also help these organizations. It contributes valuably to these organizations. It extended all its support to these organizations and is a very active member of these organizations. तो पाकिस्तान चाहता है कि जो सोसाइटी ऑफ नेशंस है, जो एक वर्ल्ड कम्युनिटी है, तो सारों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों. इसीलिए पाकिस्तान मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनका मेंबर है, एंड बाय बिकमिंग मेंबर पाकिस्तान एस्टेब्लिश गुड रिलेशंस विद ऑल द कंट्रीज, विद ऑल द स्टेट्स. इसमें जो चंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, यूएन है, पाकिस्तान सीटो असेंटो का मेंबर था, नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर है, ओआईसी है, ईसीओ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह सार्क है, और इस तरह बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसका पाकिस्तान मेंबर है. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज यूनिट. लेट्स